नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस 11th और 12th पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ये आपके 2 नंबर के अंदर पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग भी 12th में हो और बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए देखते हैं अपने कुछ क्वेश्चन को। अपना जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि भ्रूण कोश के घटक कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो इसका आंसर आप लोगों को कुछ ऐसे देना है कि भ्रूण कोश के घटक कोशिकाओं के नाम निम्नलिखित है, यानी कि यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले क्या लिखना है, तो सबसे पहले आप लोग को लिखना है अंडउपकरण, उसके बाद कॉमा देकर के लिखना है 3 एंट्रीपोंडल कोशिका एवं ध्रुवीय केंद्रिका। अंड उपकरण में एक अनुगृहीत कोशिका एवं 2 सिंडिजर होता है। तो ये आप लोग को क्या क्या लिखना है, अंड उपकरण होता है, 3 एंट्रीपोंडल कोशिकाएं होती है, ध्रुवीय केंद्रिका होती है, अंड उपकरण में एक अनुगृहीत कोशिका एवं 2 सिंडिज कोशिका होती है। तो इतना अगर आप लोग लिख लेते हो इस क्वेश्चन के अंदर तो आप लोग को 2 के 2 जो पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखिए नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो यह है कि वृषण और अंडाशय के 2 कार्य को लिखिए। तो चलिए देखते हैं कि वृषण और अंडाशय के 2 कार्य कौन कौन से हैं। आंसर आप लोग को कुछ ऐसे लिखना है कि वृषण और अंडाशय के 2 कार्य निम्नलिखित है, यानी कि नीचे लिखा गया है। सबसे पहले आप लोग देखिए वृषण के, तो जो वृषण का पहला कार्य है वो है कि वृषण शुक्राणु का निर्माण करता है। उसके बाद जो वृषण का दूसरा काम है वो ये है कि वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाता है। तो ये वृषण के 2 कार्य रहे। अब देखिए अंडाशय के 2 कार्य को, तो जो अपना अंडाशय है उसके 2 कार्य ये है। सबसे पहला कार्य क्या है, तो पहला कार्य यह है कि यह अंडाणु का निर्माण करता है। दूसरा कार्य यह है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को बनाता है। तो दूसरा काम इसका क्या है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को बनाने का काम अंडाशय करता है। तो ये रहे वृषण और अंडाशय के 2 कार्य। इतना अगर आप लोग लिख लेते हो तो 2 नंबर पूरे के पूरे आपको प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि जनन की परिभाषा लिखिए, जीवों में जनन की 2 प्रकार कौन कौन सी है। तो चलिए जानते हैं कि जनन की परिभाषा क्या होती है और जीवों में जनन की 2 प्रकार कौन कौन सी होती है। आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीवों को जन्म देते हैं। तो जनन क्या है, जनन एक प्रकार की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, तो इस प्रक्रिया में जो जीव होते हैं ये अपने ही समान नए जीवों को जन्म देते हैं या फिर उत्पन्न करते हैं। उसके बाद ये दिया गया है आंसर में कि जीवों में जनन के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या है, तो पहला प्रकार है लैंगिक जनन और दूसरा प्रकार है अलैंगिक जनन। तो इतना अगर आप लोग लिख लेते हो तो आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन का क्या महत्व है। तो आंसर आप लोग को ये देना है, सबसे पहला महत्व आप लोग को ये बताना है कि यह एक प्राकृतिक और उचित प्रक्रिया है। तो पहला महत्व क्या है कि यह एक प्राकृतिक और उचित प्रक्रिया है। दूसरा महत्व देखिए, दूसरा महत्व जो है अपना वो ये है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन द्वारा अपने ही समान पौधों को जन्म देते हैं। तो जो पौधे होते हैं ये कायिक प्रवर्धन के द्वारा अपने ही समान यानी कि बिल्कुल अपने ही जैसे पौधों को जन्म देते हैं। उसके बाद तीसरा महत्व ये है कि इस विधि में पौधों को अधिक ऊर्जा व्यय करना नहीं पड़ता है। तो ये जो विधि है कायिक प्रबंधन, इस विधि में जो पौधे होते हैं उनको अधिक ऊर्जा व्यय यानी कि अधिक ऊर्जा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद जो इसका चौथा महत्व है वो ये है कि यह एक ऐसी विधि है जिसमें बीज उत्पन्न नहीं करने पड़ते हैं। तो कायिक प्रबंधन एक ऐसा विधि है, तो एक ऐसा विधि है जिसमें बीज को उत्पन्न यानी कि बीज को बनाना नहीं पड़ता है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अपना जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि निषेचन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर ये है कि फिलोपियन ट्यूब में शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। तो निषेचन किसे कहते हैं, तो जो फिलोपियन ट्यूब होता है उसमें शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की जो क्रिया होती है उसे ही निषेचन कहते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, तो युग्मनज का निर्माण होता है। तो इतना आप लोग को लिख देना है, 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। तो जो अपना 6 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि जीन की परिभाषा लिखिए, ये कहाँ पाई जाती है। तो आंसर आप लोग को ये देना है कि जीन गुणसूत्र पर स्थित एक संरचना होती है जो आनुवांशिकी को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है। यह वंशागति का इकाई होता है। जीन शब्द का प्रतिपादन जोहानसन ने किया था। तो इसका आंसर आप लोग को क्या देना है कि जो जीन होता है ये क्या होता है, तो गुणसूत्र पर स्थित एक संरचना होती है जो क्या करती है, तो जो आनुवांशिकी को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती है
यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाती रहती है। ये क्या होती है, तो ये वंशागति का इकाई होती है। और जो जीन शब्द है इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो जॉनसन ने किया था। इतना अगर आप लोग जीन के बारे में लिख देते हो 2 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मेंडल ने जिन लक्षणों के वंशागति का अध्ययन किया था उनमें से किसी 4 लक्षण को लिखे। तो जो मेंडल थे उन्होंने जिन लक्षणों के वंशागति का नियम किया था तो उन्होंने 7 लक्षणों के वंशागति का अध्ययन किया था। तो इन 7 में से हमें किसी भी 4 लक्षणों के बारे में लिखना है। तो आंसर आप लोग को ये देना है कि मेंडल ने 7 लक्षणों के वंशागति का अध्ययन किया था, उसमें से 4 निम्नलिखित है यानी कि नीचे लिखा गया है। तो मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, तो 7 लक्षणों के वंशागति का अध्ययन किया था। उनमें से 4 कौन है, तो पहला है बीज का रंग, दूसरा है बीज का आकार, तीसरा है पुष्प की रंग और चौथा है पुष्प की स्थिति। तो इन 4 लक्षण आप लोग को लिख देने हैं। 7 में से इन 4 जो है ये काफ़ी आसान लक्षण है। पहला लक्षण था बीज का रंग, दूसरा लक्षण था बीज का आकार, तीसरा लक्षण था पुष्प की रंग और चौथा लक्षण था पुष्प की स्थिति। तो ये 4 लक्षण आप लोग को आसानी से लिख देना है। अब देखिए 8 नंबर जो अपना क्वेश्चन है वो काफ़ी छोटा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि किस रुधिर वर्ग का मनुष्य सर्वग्राही और किस रुधिर वर्ग का मनुष्य सर्वदाता होता है। मतलब किस ब्लड ग्रुप का जो मनुष्य होता है ये सर्वग्राही यानी कि सभी खून को लेने वाला होता है, और किस ब्लड ग्रुप का जो मनुष्य होता है ये सर्वदाता यानी कि सभी वर्ग को देने वाला होता है। तो आंसर ये दिया गया है कि ए बी रुधिर वर्ग यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप के जो मनुष्य होते हैं ये सर्वग्राही होते हैं, और जो ओ पॉजिटिव रुधिर वर्ग के होते हैं यानी कि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के मनुष्य होते हैं वो सर्वदाता होते हैं यानी कि सभी को देने वाले होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव के अंदर भी पूछा जाता है। अब जो अपना 9 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि 240 पराग कणों को निर्माण में कितनी परागमार्ती कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। तो आप लोग को आंसर ये देना है कि एक परागमार्ती कोशिका से 4 परागकण बनते हैं। तो एक परागमार्ती कोशिका से क्या होता है, तो एक परागमार्ती जो कोशिका होती है उससे 4 परागकण बनते हैं यानी कि 4 परागकण का निर्माण होता है। इसलिए अगर 140 परागकणों के निर्माण के लिए हमें 60 परागमार्ती कोशिका की आवश्यकता होती है। तो एक कोशिका से कितनी बनती है, तो एक से बनती है 4। तो अगर हमें 240 बनाना है तो 240 में हमें 4 से भाग लगाना होगा। तो 240 में जैसे ही आप लोग 4 से भाग लगाओगे तो इसका आंसर हो जाएगा 60, यानी कि 60 अगर हम लोग पराग मार्ती कोशिका ले तो उससे हम लोग 240 परागकण का निर्माण कर सकते हैं। तो इतना अगर आप लोग लिख लेते हो तो इसमें भी आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद जो अपना 10 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधे के नाम बताएं। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि जलीय परागण करने वाले 2 पौधों के नाम निम्नलिखित है। सबसे पहले पौधे का नाम है बेलिसिनेरिया और दूसरे का नाम है हाइड्रीलिया। तो ये दोनों पौधे के नाम आप लोग को लिख देना है। ये दोनों कैसे पौधे हैं, तो ये जलीय परागण करने वाले पौधे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी आप लोग ऐसी ही तैयारी कर सको। और साथ ही अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो आप लोग क्या करो, लाइक कर दो और हाँ दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दो ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। और दोस्तों अगर आपने यहाँ तक क्वेश्चन देखा है तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखने से नहीं होगा, आप लोग इसको क्या करो, कॉपी पे नोट करो यानी कि कॉपी पे लिखो। और अगर आप लोग क्वेश्चन एक बार वीडियो देख करके कॉपी पे लिखते हो उसके बाद याद करते हो तो 100% गारंटी है कि क्वेश्चन याद होगा ही होगा, क्योंकि पहले तो आपने वीडियो देखा है, उसके बाद उसको कॉपी पे लिखा है, उसके बाद 2-3 बार पढ़ के आपने उसको याद किया है, तो याद कैसे नहीं होगा। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।